हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ध्यान एकेडमी। हम लोग नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स विजन आईएएस मैगजीन के थ्रू कर रहे हैं और आइए देखते हैं इसके इंडेक्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो देखिए, 4 चैप्टर, इसमें 10 चैप्टर हैं टोटल, 10 पार्ट हैं, उसमें से 5 पार्ट कवर हो चुके हैं। पहला था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पे आप देखिए। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद इकोनॉमी था, फिर सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था। इस तरीके से इतने यहाँ तक हम लोगों ने लगभग आधी मैगजीन से ज़्यादा कवर कर लिया है। अब आते हैं हम लोग सोशल इश्यूज पे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। पहला है डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इस पे स्टेटमेंट दिया था। फिर है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, करिकुलम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल्स, और कुछ न्यूज हैं जो शॉर्ट्स में हैं। पहला है सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, एंड लास्ट में है रिपोर्ट्स इन न्यूज। कुछ न्यूज पे रिपोर्टिंग की गई है, वो चीजें हैं जो रिपोर्ट्स हैं सोशल से रिलेटेड। ठीक है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो पब्लिश किए जाते हैं, तो उसमें से कुछ रिपोर्ट्स इसमें चर्चा की जाएंगी। तो ऐसे टोटल 6-7 न्यूज हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है इस पूरे पार्ट में। आइए चलते हैं सोशल इश्यूज वाले चैप्टर पर, देखते हैं। ये बाइलिंगुअल डिस्कशन रहेगा और इसमें हम लोग कोई भी ऐसा एस्पेक्ट छूटता नहीं है, इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में काफ़ी लंबे हो गए हैं कुछ चैप्टर्स, तो उसका रीज़न यही है कि एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें छूटने नहीं पा रही, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको देखिए, और टाइम नहीं भी है तब भी आप इसको डबल स्पीड में देख सकते हैं, डबल 1.5 या 2 की स्पीड में, जिससे कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। जैसे दूसरे मैंने देखा है कि वहाँ पर यही एक गैप था कि लोग बहुत सारी चीज़ें स्किप करके पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रही है, जिससे मतलब कहीं आपको चाहिए कई जगहों पे भटकना ना पड़े करंट अफेयर्स के लिए। तो आइए चलते हैं सोशल इशू वाले चैप्टर पर। ये चैप्टर है 6 सोशल इश्यूज वाला, और इसमें पहली न्यूज है डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड। ये चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हम देशवासियों से 10 ईयर नेशनल प्लेज, यानी 10 वर्ष की एक शपथ लेने का आग्रह किया है, जिसका उद्देश्य है कि हमें जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसका पूरी तरीके से त्याग करना है। यह कॉलोनियल माइंडसेट जो है ब्रिटिश एमपी थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की लेगेसी से संबंधित है, और जिनका लक्ष्य भारत को उसकी कल्चरल फाउंडेशन से अलग करना था। तो इस तरीके से हमें उस कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ना है, और हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये आग्रह किया है कि हमें एक ऐसी 10 वर्षीय शपथ लेनी होगी जिससे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। अब देखते हैं कि मैकॉले ने भारतीय प्रशासन और समाज पर कैसे प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर है मैकॉलेज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैकॉले का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव रहा है। तो इसको डिवाइड किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, लीगल रिफॉर्म्स में, सिविल सर्विसेज में, सोशल रिफॉर्म्स में। इस तरीके से ये जो उसके कंट्रीब्यूशन था मैकॉले का, वो अलग अलग सेक्टर्स को डिवाइड करके यहाँ पर बताया गया है। जब हम एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो मैकॉले थे वो कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के प्रेसिडेंट थे। उस समय 2 विचारधाराएं क्या कहते हैं कि प्रचलित थी। कौन कौन सी? एक थी ओरिएंटलिस्ट, जो इंडियन लैंग्वेजेस में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही थी। दूसरी थी एंग्लिसिस्ट्स, जो कह रही थी कि जो यहाँ की एजुकेशन होनी चाहिए वो इंग्लिश आधारित होनी चाहिए। और मैकॉले इस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस जो ये डिबेट थी भारतीय भाषाएं वर्सेस अंग्रेजी के बीच में, इसको समाप्त करते हुए उन्होंने इंग्लिसिस्ट का समर्थन किया, यानी उन्होंने फेवर किया कि जो यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। और इस तरीके से एक मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 में पब्लिश किया गया, और उसमें मीडियम इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, और इसमें वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को भारतीय या जो लर्निंग थी, यहाँ पर भारतीय शिक्षा थी, उस पर प्राथमिकता दी गई। यानी जो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी विज्ञान था, उसको भारतीय
साहित्य, भारतीय विज्ञान, भारतीय शिक्षा पर तरजीह दी गई, मतलब उसको प्राथमिकता दी गई पश्चिमी भाषाओं को। तो मैकॉले का उद्देश्य क्या था? मैकॉले का उद्देश्य था ऐसे इंडियंस जो कलर और ब्लड से तो इंडियन हो, लेकिन वो टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट में इंग्लिश अंग्रेजों की तरह व्यवहार करें। और ये एक तरीके से मध्यम वर्गीय क्लास का निर्माण वो करना चाहते थे भारतीयों के बीच में, जिनके माध्यम से वो भारतीयों पर शासन कर सकें। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी दी। इसका मतलब था कि एजुकेशन को जो है वो मास लेवल पर स्प्रेड नहीं किया जाना चाहिए, जब बल्कि कुछ इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो ज्ञान है वो फिल्टर होकर नीचे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से एक एलीट वर्ग को वो टारगेट कर रहे थे और एलीट वर्ग को शिक्षित करने पर जोर दे रहे थे। अगला है लीगल रिफॉर्म्स। इसमें पहला हम लोगों ने देख लिया एजुकेशनल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म्स में क्या योगदान रहा है उनका। तो मैकाले को चार्टर एक्ट 1833 के तहत फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल बनाया गया। कब से कब तक वो पहले लॉ मेंबर रहे? 1834 से 1838, यानी 1834 से 1838 के बीच में। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो ब्रिटिश सेटलर्स थे, यानी ब्रिटिश जो बस्तियों में लोग रहते थे, यानी अंग्रेज आप कह सकते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि अगर जो उनके खिलाफ कोई किसी स्थानीय न्यायपालिका में कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो वो क्या कर सकते थे, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था पहले, अभी वो हाई कोर्ट हो गया है पश्चिम बंगाल का, पहले वो सुप्रीम कोर्ट वहीं पे ओपन हुआ था, तो वहाँ पर जाके इसके खिलाफ एक अपील दायर कर सकते थे और अपने जो ये मामले को वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते थे। इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ, जो लीगल इक्वलिटी थी वो समान नहीं थी, मतलब लीगल इक्वलिटी प्राप्त नहीं थी भारतीयों को अंग्रेजों के समक्ष। तो दोनों में अंतर था, मतलब ये विशेष एक अधिकार था जो अंग्रेजों को प्राप्त था, वो अपने मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट्स में सीधे जा सकते थे करने के लिए। तो मैकॉले ने क्या किया, इसको समाप्त किया कि अब जो भी निर्णय होंगे, जो भी सुनवाइयाँ होंगी, वो इस भारतीयों और जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनके लिए समान रूप से की जाएंगी, और स्थानीय, पहले एक प्रक्रिया के थ्रू स्थानीय अदालतों में जाया जाएगा, उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में जो इंडियन क्रिमिनल लॉ था उसको कोडिफाई किया था। ये फर्स्ट लॉ कमीशन का बना था 1835 में, ठीक है। और इस इंडियन क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई करने के बाद सिविल प्रोसीजर कोड 1859, इंडियन पीनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861, ये 3 कानून बने थे। पहले जो ब्रिटिश कंपनियों में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो वहां पर भी पेट्रोनेज सिस्टम चल रहा था, ठीक है। पेट्रोनेज सिस्टम का मतलब है कि किसी के रिश्तेदार, किसी के भाई भतीजे, ये सब उनकी भर्ती की जा रही थी। जो ब्रिटिशर्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा क्षमतावान लोग थे, उनके रिश्तेदार और उनके संबंधियों को इसमें भर्ती किया जाता था। मैकॉले ने क्या किया, इसको मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर आधारित बना दिया। कौन से? जो सिविल सर्विसेज थी उस समय, जो नियुक्ति हो रही थी कंपनी में ब्रिटिश अधिकारियों की, यानी अब सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता यानी मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने बनाया। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ हुआ कि भ्रष्टाचार में पहले ज़्यादा भ्रष्टाचार था, उसके बाद भ्रष्टाचार में कमी आई, अयोग्य अधिकारियों की जो संख्या बढ़ती जा रही थी उस पर रोक लगी, योग्यता, काबिलियत, प्रशासनिक सेवा में काबिलियत को महत्व दिया जाने लगा। इस तरीके के लाभ प्राप्त हुए। लेकिन इसमें एक निगेटिव एस्पेक्ट इसका ये था कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग थे उनको प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे क्या हुआ कि जो इंडियन सोशल रियलिटीज़ थी और उससे डिस्कनेक्ट बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग आ रहे थे वो भारतीयों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी। आगे है सोशल रिफॉर्म्स। मैकॉले ने सोसाइटी के लिए भी कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए थे, इनको भी सपोर्ट किया था, जिसमें था प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस की स्वतंत्रता, स्लेवरी का एबोलिशन, फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट। ये आप देखेंगे बाद में वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट को हिंदू जो कानून बनाया गया उसमें शामिल किया गया। फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड, ये स्लेवरी,
एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड प्रेस फ्रीडम, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आगे पार्ट बन गई हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से कॉलोनियल माइंडसेट भारत में गहराई तक बैठा है, की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट इन इंडिया। तो इसमें कई पॉइंट हैं। इंस्टिलिंग इन्फीरियोरिटी, यानी सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। मेघालय की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, भारत के इंडिजिनियस साइंस, यहाँ पर जो है आर्ट और फिलॉसफी को डिस्कार्ड किया गया। इससे भारतीयों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आई और सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है लैंग्वेज, उसके बाद है कल्चर, लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सिस्टम, नॉलेज सिस्टम। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। लैंग्वेज में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज और कोर्ट्स में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई, इंग्लिश लैंग्वेज को, उसको एस्पिरेशनल माना गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो नॉन स्पीकर्स थे, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, या भारतीय लोग अंग्रेजी कहाँ जानते थे, उतनी कुछ पढ़े लिखे लोग ही जानते थे, उनके लिए जो एजुकेशन थी और न्याय पाना काफ़ी कठिन हो गया। और फॉर्मर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, DY चंद्रचूड़, इन्होंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल अवतार इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू 99.9% ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कानून में इस्तेमाल जो की जाने वाली इंग्लिश है वो इतनी जटिल और तकनीकी और कठिन होती है कि देश के सभी आम नागरिक उसे समझ नहीं पाते हैं। मतलब आसान भाषा में इसका अर्थ यह है कि 99.9% लोग, यानी 99.9% लोग हैं, उस अंग्रेजी को समझ नहीं पाते हैं जो लीगल प्रोसीजर्स में यूज की जाती है। अगला है कल्चर एस्पेक्ट। तो ब्रिटिश शासन था, उसने इम्पोज किया किस चीज़ को, वेस्टर्न कल्चर्स को। और इसमें क्या क्या शामिल था, वेस्टर्न ड्रेस, फूड, आर्ट फॉर्म, मैनर्स एंड वैल्यूज़। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन जो नॉलेज सिस्टम था उसे इन्फीरियर दिखाया गया कि हम सुपीरियर हैं, आप इन्फीरियर हैं। और ये आज भी कॉरपोरेट सेक्टर में इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हम जो वेस्टर्न हैबिट्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। जैसे जो वेस्टर्न ड्रेस कोड है उसको प्रोफेशनलिज्म के साथ देखा जाता है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस तरीके के ड्रेस कोड के साथ आप जाते हैं जो वेस्टर्न कल्चर से इम्पैक्ट मतलब उससे प्रभावित है। अगला है लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस। उस समय कई ऐसे कानून बनाए गए जैसे IPC, इंडियन पिनल कोड, फॉरेस्ट लॉ, सेडिशन लॉ, ये सब क्या थे, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सब इन सब का पर्पज़ क्या था कि भारतीयों पर कंट्रोल करना, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, इसका पर्पज़ नहीं था। अभी बाद में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट बन गई पीपल सेंट्रिक, तो उसका मेन पर्पज़ होता है कि भारतीयों को सेवाएं प्रदान करना। जो भी सिस्टम है भारतीयों के लिए बना हुआ है, लेकिन उस समय जो सिस्टम बना हुआ था रूलर्स के लिए बना हुआ था, वो उस समय के जो अंग्रेज थे उनके लिए था और वो भारतीयों पर कंट्रोल करना चाह रहे थे। इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर। अंग्रेजों से पहले जो भारतीयों के बीच में लेन देन होता था, आर्थिक लेन देन, वो सब काफ़ी आसान था। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल्स भी इंपोर्ट किए अपने देशों से, और इस तरीके से उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थी, इवन क्योंकि कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था, तो कंपनी में सारा पैसा प्राइवेट लोगों का लगा हुआ था, तो वो प्राइवेट कैपिटल पर ज़्यादा निर्भर हो रहे थे। इस वजह से इम्पोवरिशमेंट को बढ़ावा मिला, यानी जो भारतीय थे उन्हें शक्तिहीन बनाया गया लार्ज स्केल पर। लास्ट है इसमें नॉलेज सिस्टम। इसी तरीके से इंपोर्टेड मॉडल्स, जो रिसर्च और इनोवेशन के इंपोर्टेड मॉडल्स थे, उनकी वजह से जो भारतीय नॉलेज सिस्टम था उसको वो मतलब लोग उसको भूल गए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आयुर्वेदा और सिद्धा को अनसाइंटिफिक बताया गया, और जो वेस्टर्न मेडिसिन साइंस थी उसको ऑफिशियल मेडिसिन के रूप में प्रमोट किया गया। आगे है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट ऑन इंडिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भारतीय लोगों पर, ये जो एक माइंडसेट डेवलप हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये देखने की ज़रूरत है। तो पहला इसमें माइंडसेट देखने को मिल रहा है ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक दखलंदाजी हर क्षेत्र में बढ़ गई। जैसे आप देख सकते हैं लाइसेंस परमिट राज, ठीक है, लाइसेंस परमिट स्टाइल स्टेट, इंट्रूसिव पुलिसिंग, यानी काफ़ी दखलंदाजी वाली पुलिसिंग, इन सब चीज़ों में कमांड एंड कंट्रोल को बढ़ावा दिया जाने लगा। और जो कॉलोनियल गवर्नेंस था उसका फोकस था कंट्रोल पर रेदर फैसिलिटेशन पर। तो इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की जगह पे वो कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस करने लगे। ये चीज़ें थी, ये ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ है
सीकिंग फॉरेन वैलिडेशन वैलिडेशन यहाँ पर आप देखिए सीकिंग फॉरेन वैलिडेशन। फिर है कलरिज्म, सोशल डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल कास्ट स्टीरियोटाइप्स एटसेट्रा। तो इसमें सीकिंग फॉरेन वैलिडेशन में क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे एकेडमिया में हो, शिक्षा में हो, कॉरपोरेट में हो, पॉलिसी डिजाइन में हो, इन सभी पे हमें डाउट होने लगा खुद की चीज़ों पे, और हम हर बार देखने लगे, कंपेयर करने लगे कि हमारी चीज़ें उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वेस्टर्न वर्ड्स के या इंग्लिश लोगों के पैरामीटर्स के बराबर हैं या नहीं है। इस तरीके से एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात यहाँ पर भी एक तरीके की कलरिज्म को बढ़ावा दिया जाने लगा। आज भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो फेयर स्किन होती हैं, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है सोशल हायरार्की में। ओके, तो इस तरीके से वो एक रेशियल हायरार्की डेवलप होती है, और ये एक तरीके का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, जानबूझ के किया जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। किसी भी गोरे लोग को देखने के बाद क्या कहते हैं, हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना आरंभ कर दिए। उस समय से ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा करते थे, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे काला समझ के, तो हम फिर गोरा बनने की कोशिश करने लगे। आगे है सोशल डिफरेंसेस यहाँ पर। तो जो कास्ट स्टीरियोटाइप्स था वो और ज़्यादा कठोर हो गई अंग्रेजों की पॉलिसी के वजह से, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही थे डिवाइड एंड रूल करना। तो वो क्या कहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार श्रेणियों का उपयोग करके भारतीय सामाजिक जो सोशल इंडियन सोसाइटी की जो आइडेंटिटी थी उसका निर्माण वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। हमारे देश में अनेक कल्चरल मूवमेंट्स भी चलाए गए इस कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने के लिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आर्य समाज है, आर्य समाज का एग्जाम्पल है 1875 के बीच में। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया था। इसकी फाउंडेशन की थी उन्होंने, और इसमें इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, और इसका एम था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को रिजेक्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि बैक टू वेदास किसका स्लोगन था, आर्य समाज का, जो कि स्टार्ट किया गया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर है रामकृष्ण मिशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे इस्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। इस मिशन के माध्यम से यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ ऑल रिलीजन्स को प्रमोट किया गया और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को पश्चिमी देशों में बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। फिर है यहाँ पर आप देखिए स्वदेशी मूवमेंट की बात की जा रही है, और हमने एक देखा भी था स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908 के बीच में। और इसमें जो वेस्टर्न गुड्स एंड कल्चरल थे, उनकी जगह पे जो इंडिजिनियस टेक्सटाइल, म्यूजिक, आर्ट और थिएटर्स पर ज़्यादा बल दिया गया। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने ये जो स्वदेशी था, मतलब हर चीज़ में स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी जो भी चीज़ें आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो भी उस समय की चीज़ों से रिलेटेड है। तो महात्मा गांधी ने इस चीज़ को, स्वदेशी अपनाने को, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट माना था। आगे यहाँ पर आप देखिए द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का क्या रोल रहा है। तो इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को अरविंद नाथ टैगोर ने बढ़ावा दिया, और इसमें वेस्टर्न जो एकेडमिक रियलिज्म था उसको रिजेक्ट किया गया, और जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक स्टाइल्स थे उनको महत्व दिया गया, और इसके लिए उन्होंने मुगल से और पहाड़ी आर्ट से एक तरीके का प्रोत्साहन प्राप्त किया। और इसमें लास्ट पॉइंट है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो इसमें क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स थे उस समय, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स, वो नेशनलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया। और आप देख सकते हैं इनमें है एम.जी. रनाडे, राधा कुमुद मुखर्जी एंड आर.सी. मजूमदार। इन लोगों ने अपने तरीके से, अंग्रेजों ने अपने तरीके से हिस्ट्री लिखी थी, लेकिन इन लोगों की जब आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन प्राइड को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय लोग इन्फीरियर नहीं थे, हर चीज़ में अग्रणी थे। तो कॉलोनियल वेस्टीज हैं, यानी जो अवशेष हैं उस समय के कॉलोनियल टाइम के, उनको हटाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। तो पहली चीज इसमें है, हम देख रहे हैं रिपीलिंग लॉ। तो 1500 से अधिक पुराने और ऐसे जो ऑब्सोलेट कॉलोनियल टाइम के जो लॉज थे उनको हटाया गया है।
इनमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट ये सभी शामिल हैं। और इनकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए इनको लाया गया है। आगे देख लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 लॉन्च की गई है। और इसमें मदर टंग यानी भारतीय लैंग्वेजेस को, एजुकेशन के लिए भारतीय लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने की, प्रमोट करने की बात की गई है। अगला है सिंबॉलिक एंड नोमेनकल्चर चेंजेस, यानी कुछ चीज़ों का नाम में परिवर्तन करके भी ये चीज़ देखने की कोशिश की गई है। जैसे जो राजपथ है न्यू दिल्ली में, उसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ। जैसे रेस कोर्स रोड का नाम बदल के कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है रिवाइवल एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो पारंपरिक ज्ञान है उसका पुनरुद्धार किया गया है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि भारत में डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन 2022 और इसको इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, जामनगर गुजरात में। और इसका पर्पस क्या है, आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा जैसी पद्धतियों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सके। इसी तरीके से नई दिल्ली में दिसंबर 2025 में भारत ने जो दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन है, सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको भारत ने क्या किया है, को होस्ट किया है। और किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको भारत ने को होस्ट किया है। और इससे क्या होगा, भारत की जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उसको एक इंटरनेशनल मंच मिल सकेगा। इसमें नेक्स्ट है न्यू नेवल एंसाइंस। जैसे यहाँ पर जो नेवी है उसमें पहले ब्रिटिश काल से जो सेंट जॉर्ज का एक क्रॉस लगाया जाता था, जो नेवी का झंडा होता था, उसको हटा के एक आत्मनिर्भर और स्वदेशी पहचान वाले एक नए साइन को या नए झंडे को अपनाया गया है नेवी द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा। फिर बजटरी चेंजेस, आप देख सकते हैं कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है एनुअल यूनियन बजट में, कब, 2017 से। और इसकी वजह से जो 92 ईयर्स की जो ओल्ड ब्रिटिश टाइम की जो ट्रेडिशन थी उसको समाप्त करने में मदद मिली है। इसमें लास्ट है अफर्मिंग कल्चरल प्राइड, यानी भारत के सांस्कृतिक गौरव का सम्मान करना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कोलकाता में, वहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी को इनॉग्रेट किया गया है, शुरू किया गया है, और जिसमें स्वतंत्रता के सेनानियों के, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, उनको सम्मान के लिए इसे शुरू किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मान के लिए विप्लवी भारत गैलरी स्टार्ट की गई है कोलकाता मेमोरियल हॉल या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कोलकाता में है। यहाँ पर आगे कुछ चीजें बताई गई हैं कि और क्या किया जाना चाहिए जिससे कॉलोनियल माइंडसेट से निकलने में मदद मिल सके। वे फॉरवर्ड में है फॉलोइंग पंचप्रण प्रेजेंटेड बाय पीएम इंडिया। इस पंचप्रण में क्या है, जो भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको रिवील किया है। पहला है कि विकसित भारत का संकल्प, यानी रिजॉल्व ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरीके से मुक्ति प्राप्त करना, टेकिंग प्राइड ऑन आवर लिगेसी, अपनी जो भी विरासत है उस पर गर्व करना, इंडिया स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की शक्ति को बढ़ावा देना, एंड फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स विद ऑनेस्टी, जो अपने नागरिक कर्तव्य हैं उनका ईमानदारी से निर्वहन करना। आगे है कॉग्निटिव डीकोलोनाइजेशन, मतलब ऐसे संज्ञानात्मक उपाय करना जिससे डीकोलोनाइजेशन को बढ़ावा मिले, या कोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे हम बाहर निकलने के आ सकें। जैसे कुछ पॉलिसी मेजर्स किए जा रहे हैं, जैसे इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, और जो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है उसे रिवाइव करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट। तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, तो इसमें है कि हमें सेल्फ रिलायंट इनोवेशन यानी आत्मनिर्भर नवाचार को बढ़ावा देना होगा। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, जो टिकाऊ जीवन शैली है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और कम्युनिटी सेंटर्ड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसे हमें समुदाय केंद्रित बनाना होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या है कि लाइफ मिशन है उसे हम प्रमोट कर रहे हैं, किस लिए? जिससे जो ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जा सके। आगे है कल्चरल रिवाइवल की बात की जा रही है कि हमें कुछ ऐसे कल्चरल रिवाइवल्स को पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए जो क्राफ्ट है, कुछ इंडिजिनियस फेस्टिवल्स हैं, क्राफ्ट हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो स्थानीय हैं या देशज हैं, उनको बढ़ावा देना होगा। जैसे इंटरनेशनल योगा डे को हमने प्रमोट किया है। आगे है प्रमोटिंग प्ल्यूरिवर्सल फॉर्म ऑफ लिबरेटरी थिंकिंग, प्रमोटिंग प्ल्यूरिवर्सल फॉर्म ऑफ लिबरेटरी थिंकिंग। तो इस लिबरेटरी थिंकिंग के प्ल्यूरिवर्सल फॉर्म को प्रमोट करने से क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कॉलोनियल ज्ञान है वहाँ से हमें डीलिंग करना होगा, यानी ज्ञान के आधार पर विलगाव करना होगा, और जो अपना ज्ञान है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। एपिस्टेमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिस्टेमिक डीलिंकिंग, इससे हमें जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है उसे चैलेंज करने में मदद मिलेगी, और जो प्लूरल थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। आगे है रिस्टोरिंग प्राइड एंड हेरिटेज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो अपना प्राइड और हेरिटेज है उसे रिस्टोर करना होगा, और यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, साइंटिफिक टेम्पर एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या था, डी कॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड्स। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ इन इंडिया, ये सेकेंड टॉपिक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी ये चर्चा में क्यों बनी हुई है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ये चर्चा में क्यों है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिलीज की गई है। इसका टाइटल है इस रिपोर्ट का, जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट फ्रंट लाइन। ओके, और इसमें क्या इवेलुएट किया गया है? देखिए, 2015 में एक एक्ट लागू किया गया था जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, या फिर इसका पूरा नाम था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, और इसके 10 साल पूरे हो गए हैं 2025 में। तो ये 10 साल में क्या इसमें सुधार हुआ है, या इस एक्ट की कैसा कार्यशीलता रही है, इसको जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसकी वास्तविक स्थिति और उसकी कार्यक्षमता कैसी है, उसका मूल्यांकन किया गया है कि इवेलुएट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो आगे बताया गया है कि सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया क्या चीज़ है, किस तरीके से है। तो ये जो सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया है, ये जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट 2015 पे बेस्ड है। इस एक्ट ने रिपील किया था, यानी हटाया था किसको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को, और बाद में इसे अमेंडमेंट किया गया, इसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू। ओके, और ये जो एक्ट था 2015 वाला, इसमें ये कंसोलिडेट करता है, और इसने अमेंड किया था जो भी ऐसे कानूनों को जो चिल्ड्रंस से संबंधित थे और कोई भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा था, वो सभी कानूनों को इसमें संशोधित करते हुए शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से जो बच्चे लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और जो बच्चे केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता में होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स, केयर, डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट को सुनिश्चित किया जा सके, ये इसका उद्देश्य था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का। और इस एक्ट के अनुसार चाइल्ड को परिभाषित किया गया था। चाइल्ड कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल की आयु से कम का है, और जुवेनाइल का मतलब चाइल्ड भी और जुवेनाइल सेम है। ठीक है, तो चाइल्ड और जुवेनाइल दोनों एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें लॉ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो कहीं ना कहीं किसी ऑफेंस के आरोप में हो या जिन्होंने कोई अपराध किया हो, उन्हें बोला जाता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, तो जुवेनाइल
जो जेजे एक्ट है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसके की प्रोविजंस क्या हैं? पहला है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस्टेब्लिश करना। तो इनकी स्थापना सभी डिस्ट्रिक्ट्स में की जाएगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। और ये ऐसे बच्चों से मामले देखेंगे, जो ऐसे चिल्ड्रंस के जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का सामना कर रहे हैं या चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में हैं, उनसे संबंधित जो उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। किसके द्वारा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। फिर दूसरा है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। इस एक्ट की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? तो नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, और स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कमीशंस या आयोग गठित किए जाएंगे। फिर आगे है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस। इसमें ये बात की गई है इस एक्ट में कि अगर जो कोई किसी बच्चे द्वारा हीनियस ऑफेंस किया जाता है, ठीक है, तो और यह हीनियस ऑफेंस ऐसे बच्चे द्वारा किया जाता है जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक की है, तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ठीक है, ये उस बच्चे की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। और इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी, जो चिल्ड्रन कोर्ट होगी वो ये डिसाइड करेगी कि इस बच्चे पर एडल्ट की तरीके से केस चलाया जाए या फिर चिल्ड्रन की तरीके से केस चलाया जाना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं ना। आगे है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी गठन करने का प्रोविजन है इसमें। तो इनकी स्थापना यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये क्या करेंगे? जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, केयर एंड प्रोटेक्शन हैं, उनकी जांच करना और उनके लिए फिट पर्सन्स तय करना, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्या करना कि फोस्टर केयर या अन्य सुरक्षित व्यवस्था में भेजना। ये काम करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। आगे यहाँ पर देखते हैं इशूज इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। कौन कौन से इशू या कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो पहला है इनकंसिस्टेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स। तो ये पाया गया है कि 2023-24 यानी 2023-24 में केवल 707 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम कर रहे थे, जबकि भारत में 765 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। यह भी देखने को मिला है कि भारतीय राज्यों में केवल 18 राज्यों में, मतलब 18 स्टेट्स में, और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें, उसके ही सभी जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। बाकी राज्यों में और इस यूनियन टेरिटरीज के सभी जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। अगला है अनइवन कैपेसिटी ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, इनकी कैपेसिटी काफ़ी अनइवन है। तो ये पाया गया है कि जो भी 707 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड थ्रू आउट इंडिया वर्क कर रहे हैं, इनमें से केवल 20% ऐसे हैं जो फुल बेंच के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इसकी वजह से कौन सी समस्याएं निकल के सामने आती हैं? तो पहला होता है कि चाइल्ड सेंसिटिव एजुकेशन कमज़ोर पड़ती है। जो केसेस की ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी हो जाती है और बच्चों को इंस्टीट्यूशनल स्टे काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। तीसरी गंभीर समस्या है राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। 31 अक्टूबर 2023 के जो भी आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें ये पाया गया है कि 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो भी केस फाइल किए गए हैं, उनमें से 55% जो केसेस हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं, ठीक है। और इसका मेन कारण है रिसोर्स का कंस्ट्रेंट, मतलब रिसोर्सेज की कमी होना। और ये जो पेंडेंसी रेट है केसेस का, ये काफ़ी वाइड है। उड़ीसा में 83% केसेस पेंडिंग है और कर्नाटका में 35% केसेस पेंडिंग है, जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आए हैं। आगे है लैक ऑफ ओवरसाइट। जो कानून है उसमें ये प्रावधान है कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मंथली इंस्पेक्शंस होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये पाई गई है कि जो 14 राज्य और जम्मू कश्मीर है उसमें अब तक 1992 इंस्पेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल 810 इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए हैं। तो ये लैक ऑफ ओवरसाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट है इसमें हाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन ऑब्जर्वेशन होम्स। ये पाया गया है कि
जो कस्टोडियल फैसिलिटीज़ में जो बच्चे हैं उनमें से अधिकांश बच्चे, लगभग 83% बच्चे ऑब्जर्वेशन होम्स में हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है कि जो केसेस की पेंडेंसी हो काफ़ी लंबी है और इस वजह से बच्चों को काफ़ी समय तक इंस्टीट्यूशनल केयर में रखा जा रहा है। एक बड़ी समस्या है यहाँ पर है वीक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ऐसी सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी का अभाव देखने को मिला है। कोई ऐसी सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी नहीं है जुवेनाइल जस्टिस के केसेस से रिलेटेड, जैसा कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है और एडल्ट जुडिशियल सिस्टम के लिए जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, उस तरीके से बच्चों के जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड उनके इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कोई सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी नहीं बनाई गई है। स्पार्स फंडिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। ये पाया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस के लिए फंड तो अवेलेबल है, लेकिन कई स्टेट्स में इसका यूज़ काफ़ी कम हुआ है। एलोकेशन के बावजूद इनका यूज़ कम हुआ है और इसका मेन कारण है कैपेसिटी गैप एंड डिलेड डिसअम्बर्समेंट। ओके, और इन फंड्स का सही से उपयोग ना होने के कारण क्या हो रहा है कि जो आउटकम्स हो रहे हैं वो काफ़ी पुअर हैं। जो बच्चों के लिए आउटकम्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो जा रहे हैं। आगे है इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस में सुनवाई की है और उसमें कुछ अपने निर्णय दिए हैं। तो पहला इसमें केस है शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं उनके द्वारा नियमित रूप से जो जुवेनाइल चिल्ड्रन की जो केयर सेंटर्स हैं उनका दौरा किया जाना चाहिए, या फिर जो भी जुवेनाइल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दौरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के द्वारा नियमित रूप से होना चाहिए, जिससे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ना होने पाए। ठीक है, आगे है संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि केस के ब्लॉकेजेस को रोकने के लिए सभी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए और इनकी फंक्शनिंग को इंश्योर करना चाहिए। आगे इसमें वे फॉरवर्ड दिया गया है कि हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं। तो इसमें पहली रिकमेंडेशन है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कैपेसिटी है उसको स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए, और इसमें जो जजेस हैं, सुपरिंटेंडेंट्स हैं और दूसरे ऑफिसर्स एंड काउंसलर्स हैं, उन्हें उनकी जो पोजीशंस हैं उन्हें फिक्स किया जाना चाहिए और उनकी देखना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके साथ ही एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात की गई है और इसमें बताया गया है कि डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम को डिप्लॉय किया जाना चाहिए और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का निर्माण किया जाना चाहिए जो पुलिस, कोर्ट और जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक साथ जोड़ सके। और इससे क्या होगा कि जो बच्चों, जो चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद लॉ हैं, उन्हें उनके लिए बेस्ट हम इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे। आगे है क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग एंड फोर्स मल्टीप्लायर। इसमें मतलब ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और क्या है कि पीरियोडिक इवैल्यूएशंस किए जाने चाहिए जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। नेक्स्ट है इसमें कि फास्ट ट्रैक जुवेनाइल कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए और इसी तरीके से जो मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए, जिससे जो बच्चों के राइट्स हैं उनका वॉल्यूशन ना हो सके, उनके साथ मिस ट्रीटमेंट ना किया जाए और उन्हें अब्यूज़ ना किया जाए जो भी जुवेनाइल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। आगे है जुवेनाइल हैंडलिंग की बात की जा रही है, यानी पुलिस कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स में जो है स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल जस्टिस यूनिट्स का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनको सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जा सके और उनका लॉफुल तरीके से इस्टेब्लिशमेंट सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। अगला है करिकुलम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल्स। ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में जो डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत में आता है, इसने घोषणा की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूट कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग है AINCT, इसको स्कूल करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा क्लास 3rd से सभी स्कूल्स में किया जाएगा 2026-27 के सेशन से। तो आगे इसमें बताया गया है कि ये है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या चीज़ है। तो ये जो स्टेप है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एकदम अनुरूप है, और यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023 के ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका गोल क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका गोल केवल बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाना नहीं है, बल्कि उनकी लर्निंग, थिंकिंग और ब्रॉड लेवल पर जो टीचिंग की प्रोसेस है उसको मजबूत करना, और धीरे धीरे बच्चों को AI फॉर पब्लिक गुड्स की सोच की तरफ ले जाना है। आगे है इसका करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है इस के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड करिकुलम ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, और इस करिकुलम को लागू करने के लिए क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टीचर ट्रेनिंग एंड लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स हैं, वो एक है निष्ठा प्लेटफॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे स्कूल्स को मिल जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का या कंप्यूटेशनल थिंकिंग्स का एजुकेशन में क्या रोल हो सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो ये एक क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसकी वजह से हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस सॉल्यूशन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 4 तकनीकें हैं, इसके 4 मुख्य टेक्निक्स होते हैं। कौन कौन से हैं, डिकम्पोजिशन, दूसरा है पैटर्न, तीसरा है रिकॉग्निशन, ये है एब्स्ट्रैक्शन, एंड लास्ट है एल्गोरिदम। तो पहला था डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में। दूसरा है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कोई समानता है या उसमें असमानता है, एक तरीके से ट्रेंड की पहचान करना। फिर है एब्स्ट्रैक्शन, तो जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करना। और लास्ट है एल्गोरिदम, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को डेवलप करना जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आगे है फाउंडेशनल स्किल्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन के साथ शामिल करने से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगी और एथिकल अवेयरनेस को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से बच्चे जो टेक्नोलॉजी है उसको केवल समझेंगे नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में भी सक्षम हो सकेंगे, और एक मेटा स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी, जिससे जो लिटरेसी है और न्यूमेरेसी जो डिजिटल एज में हम उपयोग करते हैं उस वहाँ तक बच्चों की आसानी से पहुँच इस्टेब्लिश हो सकेगी। आगे है एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जो AI बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स होते हैं वो अलग अलग छात्रों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी। ठीक है, और मान लीजिए कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं या स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग लर्निंग या उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक यूनिसेफ का एक्सेसिबल डिजिटल टूल टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव है, जो AI का यूज करके कस्टमाइजेबल डिजिटल एजुकेशनल टूल्स को तैयार करता है, जिससे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव लर्निंग तैयार करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग फंडामेंटल लिटरेसी एंड लर्निंग आउटकम्स, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लर्निंग आउटकम्स को भी सुधारने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ब्राज़ील का, तो यहाँ पर है लेटरस प्रोग्राम है। ब्राज़ील का लेटरस प्रोग्राम क्या करता है कि AI पावर्ड जो फीडबैक के जरिए छात्रों की लिटरेसी स्किल्स को बेहतर बनाता है, और वह भी सोशियो इकोनॉमिक्स बैरियर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है,
अगला है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड मेंटरशिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे जो बड़ी ताकत है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ओके, और हर छात्र की स्ट्रेंथ और जो लर्निंग स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग पाथवे बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि साउथ कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने वो AI पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक वो विकसित कर रहा है जो स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी लेवल के अनुसार कैलिब्रेटेड होगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर है फ्यूचर रेडीनेस की बात की जा रही है कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हैं, और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ऑटोमेशन जो है इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वैसे वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उन्हें स्किल्ड बनाया जाना चाहिए, जिससे जो चेंजिंग जॉब मार्केट है उसके अनुसार उन्हें क्या कहते हैं तैयार किया जा सके। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रेडिक्ट किया है कि 40% कोर स्किल्स जो आज हैं किसी भी जॉब में वो अगले 5 सालों में बदल जाएंगी। आप राइटर हैं तो अगले 5 सालों में राइटिंग की स्किल्स चेंज हो जाएंगी। आप इंजीनियर हैं तो अगले 5 सालों में इंजीनियरिंग की जो स्किल्स हैं, आप किसी भी फील्ड के इंजीनियर हैं, वो चेंज हो जाएंगी। ऐसा ऐसा 40% कोर स्किल्स के साथ होगा। ये डाटा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसने प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पर है क्या क्या चैलेंजेस हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या क्या चैलेंज है। तो पहला है रिस्क ऑफ डिस एजुकेशन। प्रॉब्लम ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर सवाल का जवाब तुरंत खुद ही दे देता है, और इस वजह से क्या होगा कि इससे होगा कि सिस्टमेटिकली टेकिंग अवे द इंसेंटिव टू लर्न। जो बच्चों में लर्न करने की एक कैपेसिटी होती है उसको उस प्रेरणा को उसकी प्रेरणा कम हो सकती है, लर्निंग की प्रेरणा कम हो सकती है। और इससे क्या होगा कि जो इंटरजनरेशनल लर्निंग है और डीप अंडरस्टैंडिंग है वो प्रभावित हो सकती है बच्चों में। आगे है टीचर अपस्किलिंग। भारत में क्या है 1 करोड़ से अधिक टीचर्स हैं या एजुकेटर्स हैं जिनका टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है या जो उनका टेक्नोलॉजी का लेवल है वो अलग अलग है। इन्हें रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। लोकलाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर है। अधिकांश जो AI मॉडल्स हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, जिससे रीजनल और रूरल स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। भारत के लगभग 9% जो स्कूल्स हैं वहाँ पर केवल एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है पीपल टीचर रेशियो का, मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो का, कि जितने टीचर्स की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतने टीचर्स नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और कई स्कूल्स में जो है बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर्स की, उनकी कमी है। करिकुलम फ्लूइडिटी एंड रिलेवेंस भी एक बड़ी इसमें चैलेंज है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो क्या है, रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए कि आपने आज कोई करिकुलम या सिलेबस डेवलप किया, अगले 5 सालों में वो चेंज हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अकॉर्डिंगली। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये बताया गया है कि कुछ हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ सालों में प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग है वो ऑब्सोलेट हो सकती है। अगला चैलेंज है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यह हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो AI जो चैट बॉट्स हैं उनके साथ व्यक्तिगत बातें शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है और डाटा प्राइवेसी है, जो बात हम लोग कर रहे हैं डाटा प्राइवेसी की, उसको लेकर चिंता बढ़ सकती है। अगला है, आगे हैं कुछ करंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहला है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में SOAR इनिशिएटिव बोलते हैं। यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक इनिशिएटिव है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ CBSE स्कूल को एनेबल किया जा रहा है, जिससे वे क्लास 6 से 12 के बीच में स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ स्किल सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करें। अगला है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी, और ये एक
ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, आगे है इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल लर्निंग इन स्किल इंडिया मिशन। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग है, इसको स्किल इंडिया मिशन के साथ इंटीग्रेट करने से फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हम तैयार कर सकते हैं। आगे है स्किल इंडिया डिजिटल हब या सिद्ध प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत। इसमें स्किल एनहेंसमेंट ऑफरिंग इंडस्ट्रीज रिलेवेंट कोर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिससे जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वास्ट किया जा सके। अगला है इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसका फोकस है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, अप स्किलिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एंड प्रायोरिटाइजिंग फ्यूरिस्टिक स्किल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, फार है युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, युवा AI फॉर ऑल। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY का एक इनिशिएटिव है, और इसे इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। और ये अपनी तरह का एक पहला फ्री कोर्स है जिसका टारगेट है कि लगभग 1 करोड़, लगभग 10 मिलियन सिटीजन्स को फाउंडेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स के साथ डेवलप किया जा सके। ठीक है, उनको ऐसे 1 करोड़ लोगों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन को डेवलप किया जा सके। ठीक है, आगे कुछ वे फॉरवर्ड की चीज़ें बताई गई हैं कि हमें और क्या किया करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो यह है करिकुलम फोकस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन है, इसमें जो एजुकेशन होने वाली है, इसको बेसिक यूनिवर्सल स्किल माना जाना चाहिए और इसे लिंक किया जाना चाहिए द वर्ल्ड अराउंड अस के साथ। और जो इसका करिकुलम है वो भी ब्रॉड बेस्ड, इंक्लूसिव एंड होना चाहिए, और साथ ही साथ NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि अनप्लग्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इसमें बात की जा रही है कि जहाँ पर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जरिए एल्गोरिदम यानी लॉजिकल थिंकिंग को लॉजिक बनाया जा सकता है, और डिजिटल डिवाइसेस पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। आगे है इंटर डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैथमेटिक्स, साइंस ऐसे विषयों के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, जैसे एक सीबल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम है उरुग्वे का, इसमें ऐसा किया गया है। फिर है AI एंटरप्रेन्योरशिप और अप्लाइड स्किल्स को मजबूत किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं उन पर मेन फोकस उनके लिए लिटरेसी नहीं होना चाहिए, बल्कि रेडीनेस और एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। जैसे वेस्ट अफ्रीका में एक है काबाकू अकेडमीज। इस इनिशिएटिव के तहत जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 24/7 मॉनिटरिंग और फीडबैक देती है असाइनमेंट्स पे, यूथ को हेल्प कर रही है कि वो लॉजिकली रिलेवेंट बिजनेसेस कर सकें। आगे है इस्टेब्लिश एथिकल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो एथिकल और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया जाना चाहिए जिससे बच्चों की प्राइवेसी या फिर जो उनकी मॉरल वैल्यूज हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, आगे कंक्लूजन दिया गया है तो आप लोग इसको देख लेना। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ हैं जो शॉर्ट में दी गई हैं। इसमें पहला है सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर स्कूल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में दोहा कतर में सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट को कंक्लूड किया गया है, यानी वहाँ पे आयोजित किया गया है। और इसके लास्ट में, इस सम्मेलन के लास्ट में दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड सोशल समिट को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में है कि क्या है सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर बताया गया है। तो ये किसके द्वारा कन्वीन किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसका आयोजन जो हुआ है वो UN का जो रेजुलेशन है उसके 78
261 एंड 78 इसके माध्यम से आयोजित हुआ है। यहाँ याद रखना जरूरी है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड समिट थी, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में 1995 में आयोजित की गई थी। इसका एम क्या था? अभी जो सेकंड समिट आयोजन की गई है, तो इसका एम था कि जो उन गैप्स को एड्रेस करना और उन्हें रिकमिट करना जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन में रह गए थे, और इनके इम्प्लीमेंटेशन को सही करना, और साथ ही साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन को एजेंडा 2030 के एजेंडा के साथ में अलाइन करना एक तरीके से। आगे है मेजर इवेंट्स हेल्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ दिस समिट। इस समिट के साथ साथ कुछ और इवेंट्स आयोजित किए गए थे, उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो पहला है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी, और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर फोरम। तो ये जो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी, ये अपनी तरीके की ऐसी पहली मीटिंग हुई थी इस अलायंस की, और इसे लॉन्च किया गया था ब्राज़ील की अभी जो G20 प्रेसिडेंसी 2024 में हुई थी, उसमें इसको लॉन्च किया गया था, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अगला है प्राइवेट सेक्टर फोरम। ये एक स्पेशलाइज्ड फोरम है और इसे को होस्ट किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट और UNDESA द्वारा। और इसका फोकस किस चीज़ पे था कि कंपनीज को सपोर्ट किया जाए जिससे वे इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकें, या किस तरीके से कंपनीज इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती हैं, ये इसका फोकस था। इसमें ये आगे कुछ की हाइलाइट्स बताए गए हैं जो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के थ्रू अडॉप्ट किए गए हैं। तो इसमें है रिन्यूड कमिटमेंट टू कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम एक्शन, पहला था ये। यानी आप कह सकते हैं कि जो इसमें कोपेनहेगन डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के प्रति फिर से एक रिन्यूड कमिटमेंट जताई गई है। दूसरा है मॉनिटरिंग रोल। तो इस पूरे डिक्लेरेशन की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये कमीशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत कार्य करता है, और इस कमीशन को इस जो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप एंड रिव्यू की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रदान की गई है। इसके 3 पिलर्स हैं, यानी सोशल डेवलपमेंट को, इस दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन में सोशल डेवलपमेंट को 3 पिलर्स पर आधारित बताया गया है। 3 म्यूचुअल रेनफोर्सिंग पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी गरीबी को समाप्त करना, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड सोशल इंक्लूजन। तो ये 3 है। पहला है पॉवर्टी इरेडिकेशन, दूसरा है फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, और तीसरा है सोशल इंक्लूजन। आगे है यहाँ पर आप देखिए फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर, फाइनेंसिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इस डिक्लेरेशन में अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा को रीअफर्म किया गया है और साथ ही सेविला कमिटमेंट्स को वेलकम किया गया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, ग्लोबल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को रिन्यू किया जा सके। इसके अलावा इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की रिफॉर्मिंग पर की रिफॉर्मिंग की अर्जेंसी पर काफी जोर दिया गया है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर ऐसी कंट्रीज जो डिस्ट्रेस का सामना कर रही हैं, उन्हें डेवलपमेंट फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सके। तो ये था सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसमें 10 कमिटमेंट्स किए गए हैं कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट्स के जो 10 कमिटमेंट थे वो कौन कौन से हैं? पहला है क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक आसान एनवायरनमेंट का निर्माण करना। फिर है इरेडिकेटिंग पॉवर्टी को दूर करना। फिर है प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। चौथा है प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन। पांचवा है अचीविंग क्वालिटी एंड इक्विटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। छठा है असेसिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। सातवां है एक्सिलरेटिंग डेवलपमेंट इन अफ्रीका एंड इन द
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सात आठवां है इसमें, इंक्लूडिंग सोशल डेवलपमेंट गोल्स इन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। नौवां है एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर सोशल डेवलपमेंट, और 10वां है कोऑपरेटिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन थे उसके 10 कमिटमेंट थे, आप इनको भी देख लिए हैं। अगली न्यूज है जनरेशनल बैन ऑन टोबैको। तो न्यूज क्यों चर्चा में है, क्योंकि मालदीव एक ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने जनरेशनल टोबैको पर जनरेशनल बैन लागू किया है। जनरेशनल बैन होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है, ये एक तरीके की लाइफ टाइम टोबैको बैन है, यानी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल को परमानेंटली प्रोहिबिट कर देती है उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद जन्म लेते हैं। यानी मान लीजिए कि 2028 ऐसी डेट फिक्स कर दी गई, तो 2028 के बाद जन्म लेने वाले जो भी लोग हैं उन्हें वो लीगली परचेज नहीं कर पाएंगे टोबैको को अपनी किसी भी एज में, चाहे वो बच्चे हैं चाहे एडल्ट हो जाएं, कभी भी वो जो टोबैको है उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। इसके अदर मेजर्स टू यूज टोबैको कंट्रोल कौन कौन से हैं, तो टोबैको जनरेशनल बैन का मेन पर्पज क्या होता है, धीरे धीरे सोसाइटी से टोबैको का परमानेंट एलिमिनेशन करना। तो जनरेशनल बैन एक स्ट्रांग कदम है, लेकिन इसके साथ दुनिया भर में टोबैको कंट्रोल के लिए कई अदर मेजर्स भी अपनाए जाते हैं। जैसे इसमें है पहले मॉनिटरिंग यूज, यानी टोबैको कंजम्पशन पर लगातार नज़र बनाए रखना। दूसरा है वार्निंग अबाउट हार्म्स, इसमें हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में चेतावनी देना शामिल होगा। फिर बैनिंग एडवर्टाइजिंग, तो टोबैको प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध लगाना। रेजिंग टैक्सेस, यानी टोबैको प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाना। स्टॉपिंग इलिसिट ट्रेड, ठीक है, जो इलीगल टोबैको ट्रेड है उसको रोकना। और रेगुलर न्यू निकोटीन प्रोडक्ट्स, ई सिगरेट्स और नए निकोटीन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना। रेगुलेट न्यू निकोटीन प्रोडक्ट्स, तो जो भी निकोटीन प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स जैसे अभी मार्केट में ई सिगरेट्स और दूसरे निकोटीन प्रोडक्ट्स को हम देखते रहते हैं, उनके नाम सुनते रहते हैं, उनको रेगुलेट करना। ये अदर मेजर्स हैं। यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटस क्या है टोबैको कंजम्पशन का, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स हैं, उनमें से अराउंड 80% जो लोग हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं। इसी तरीके से फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज, किस तरीके से वो टोबैको को यूज करते हैं, तो इसमें है सिगरेट स्मोकिंग, वाटर पाइप टोबैको, सिगार, हीटेड टोबैको, रोल योर ओन टोबैको, पाइप टोबैको, स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ये सब तरीके हैं जिससे टोबैको का कंजम्पशन किया जा रहा है। स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं, तो WHO मेंबर स्टेट्स अडॉप्ट WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इन 2003। इसके तो ये है एक WHO का इनिशिएटिव, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इसको शॉर्ट में WHO FCTC बोलते हैं। इसे 2003 में अपनाया गया था। इसके 183 मेंबर कंट्रीज हैं और ये इसकी पार्टी हैं इस ट्रीटी में, ठीक है। तो ये सारा कुछ था कंजम्पशन ऑफ टोबैको से। आगे चलते हैं अगले पेज पर, ये लास्ट न्यूज है इसकी, इंटरनेशनल, इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स इन न्यूज़। तो पहली रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, इसे रिलीज किया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD द्वारा। और इसकी मेजर फाइंडिंग्स हैं कि 2023 में लगभग 2,25,000 इंडियन सिटीजन्स ने OECD कंट्रीज में अपनी नेशनैलिटी को एक्वायर किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए OECD कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है, ऐसा तो आप बता सकते हैं कम से कम। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट्स, इसे रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं UNDESA, UNDESA। इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं कि वर्तमान समय में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ग्लोब की लगभग 45% पॉपुलेशन रह रही है, और इसमें नंबर्स में इसकी संख्या कितनी है, लगभग 8.2 बिलियन लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जो मेगा सिटीज़ हैं उनकी संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई है, क्वाड्रपल हो गई हैं। 1975 में इनकी संख्या 8 थी और 2025 में इनकी संख्या 33 हो गई है।
मेगा सिटी किसे कहते हैं? मेगा सिटी हैज़ पॉपुलेशन ओवर देन 10 मिलियन पीपल, जहाँ पर 10 मिलियन पीपल से अधिक जनसंख्या रहती है उसे मेगा सिटी कहते हैं। आगे है जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की जकार्ता शहर है, वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस सिटी है। और इसके बाद ढाका है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। टोक्यो, और उसके बाद दिल्ली है। टोक्यो के बाद दिल्ली। तो सबसे वर्ल्ड पॉपुलस सिटी कौन सी है? जकार्ता, इंडोनेशिया की। सेकंड नंबर पे है ढाका, बांग्लादेश की। थर्ड नंबर पे है टोक्यो, जापान की। फोर्थ नंबर पे है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इंडिया की लगभग 44% जो पॉपुलेशन है वो टाउन्स में रह रही है। ठीक है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत के साथ कुछ और 6 दूसरी कंट्रीज होंगी जो 2025 से 2050 के बीच में लगभग 500 मिलियन लोगों को सिटी की तरफ आकर्षित करेंगी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐड करेंगी लगभग 500 मिलियन लोगों को शहरी क्षेत्रों में। ऐसा हो सकता है। तो ये सब कुछ था सोसाइटी से रिलेटेड जो ये सेक्शन है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड। अगला हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद होगा आर्ट एंड कल्चर, फिर एथिक्स एंड स्कीम्स इन न्यूज। ऐसी 3-4 चीज़ें बच रही हैं। तो इनको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो लगभग 10 पेज का है, फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो लोग, आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसको फॉलो कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को, जिससे थोड़ी सी मदद मिल सके। और अपने कमेंट्स के द्वारा जो भी सुझाव हो आप हमको बताइए किस तरीके से इनमें सुधार किया जा सकता है। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।